एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं आदर्श झा घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। चीन किस किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचता है, उसकी तमाम कहानियां आप पहले ही सुन चुके हैं। आज हम आपको ऐसे चीनी ऐप्स के बारे में बताएंगे जो अब लोगों की जान ले रहे हैं। पिछले एक महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में 6 लोग आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट लोन एक चीनी ऐप का इस्तेमाल किया। प्ले स्टोर पर बड़ी संख्या में ऐसे चीनी ऐप्स मौजूद हैं जो बहुत आसानी से कर्ज देते हैं। कर्ज की रकम सीधे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन उनका असली खेल शुरू होता है उसके बाद, जब वो उस कर्ज की वसूली के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। इस मामले में अब तक 5 चीनी नागरिकों समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ऐप के शिकार लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज हम आपको ऐसे ही चीनी ऐप का पूरा खेल समझाएंगे जिससे आप इसके अगले शिकार ना बन पाए। कहीं आप कर्ज लेने की तो नहीं सोच रहे? अगर हां, तो हो जाइए सावधान। आसानी से कर्ज लेने का लालच आपको मुश्किल में डाल सकता है। इंस्टेंट लोन का शॉर्टकट आपकी जान ले सकता है। यह है चीनी साजिश का नया हथियार। इस मैसेज को देखिए, इसमें लोन चुकाने के लिए धमकियां दी गई हैं। धमकी देने वाले ने लोन लेने वाले के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मैसेज में लिखा है, जब पैसे चुकाने की हैसियत नहीं थी तो फिर लोन क्यों लिया? पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस तरह के मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए। उस ग्रुप में लोन लेने वाले शख्स की फोटो लगाई गई और ग्रुप का नाम है हरीश नंद किशोर फ्रॉड। लेकिन असली फ्रॉड कौन है, वो आपको आगे पता चलेगा। मेरे बच्चे को मेंटल हरास किया जा रहा था और उसको मतलब इतना प्रेशराइज किया जा रहा था कि उसने पैनिक अटैक में सुसाइड कर लिया। अब मुझे तो इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे लड़के का साथ है ना, इसके तरीके से बनाओ। इंसाफ चाहिए मुझे। ये कहानी दिल्ली के रहने वाले हरीश नाम के युवक की है। 25 साल के हरीश ने पिछले साल नवंबर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हरीश ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, इसलिए उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया कि हरीश ने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन जब हरीश की मौत के बाद भी उसके फोन पर कुछ लोगों ने फोन किया तो घर वालों को शक हुआ। इसके ब्रदर के फोन पे भी फोन आया और हरीश के फोन पे भी फोन आया। तो उस पे जो हमारी बातचीत हुई तो मेरे दूसरे भाई ने उससे बातचीत की, तो उससे पूछा कि कितना लोन है और क्या है और कौन हो आप। तो उन्होंने बताया कि 3000 समथिंग रुपीज़ का समथिंग लोन है और ज़्यादा नहीं है, आप इसको पे कर दीजिए। तो तब तक हमने उनको बताया नहीं कि ये सुसाइड कर चुका है। तो हमने उससे कहा कि आप ये लोन आप हमारे घर पे आके पे कर ले लो। उन्होंने कहा नहीं, हम घर पे नहीं आ सकते हैं, और उन्होंने कैश बीज करके एक हमें ऐप का डिटेल दिया। कैश बिन का एक ऐप का डिटेल दिया और उन्होंने कहा ये हम आपको लिंक भेज रहे हैं और इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और यू कैन पे। इस फोन के बाद जब घर वालों ने आपस में बात की तो उसकी छोटी बहन सोमा ने बताया, हरीश का नाम लेकर ऐसे कुछ फोन उसके पास भी आए हैं। जिस दिन हरीश ने आत्महत्या की उसी दिन सुबह से उसकी बहन सोमा के पास कुछ अननोन नंबरों से फोन आए। उस दिन मेरे पास सुबह कॉल आया था मॉर्निंग में 10:23 पे कि आपके भाई आप हरीश को जानती हो? तो मैंने बोला हाँ मैं जानती हूँ, मेरा भाई है वो। तो उन्होंने बोला कि आपके भाई ने लोन लिया है और अभी तक उसकी किस्त नहीं दी है। तो मैंने बोला ओके मैं बात करती हूँ अपने भाई से। तो फिर मैंने उस भाई के पास बैक कॉल किया कि तूने लोन वोन लिया है कि नहीं। तो फिर उसके बाद उसने किया नहीं, मेरा फ़ोन हैक हो गया है। फिर उनका दोबारा मेरे पास बार बार कॉल आता है कि आपने बात नहीं की कि आपके भाई ने लोन ले रखा है। उनका मेरे भाई ने कोई लोन वोन नहीं ले रखा है। हरीश की बहन सोमा के पास 25 नवंबर की सुबह से
शाम 4:30 बजे तक लगातार धमकाने वाले फोन आए, जिसे लेकर सोमा ने हरीश से बात की तो हरीश ने कहा उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, लेकिन उसने ये सोचा भी नहीं था धमकी भरे वो फोन उसके भाई की जान ले सकते हैं। आपको कब पता चला कि आपके भाई ने जो है सुसाइड कर? मेरे पास कॉल आया, मेरी बहन का कॉल आया कि भाई को ऐसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तब उसके बाद मैं घर पे आई, मैं वहाँ बाहर शॉप पे गई थी प्लॉट में, तो फिर उसके बाद मैं घर पे आई तब मेरे को पता चला। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हरीश अपनी दुकान चलाता था। घटना वाले दिन भी वो दुकान पर गया था, लेकिन जल्दी ही घर लौट आया। परिवार के मुताबिक घटना के वक्त वो घर में अकेला था। शाम को जब उसकी दादी घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। वो परला गेट खुला था। भाई मना देख के भीतर था, भाई आज तो कोई भीतर है। फिर भाई मन इनमें धक्का मारे ना खुले मेरे तो, फिर इनमें धक्का मारे ना खुले। फिर मैं उल्टी आई वापिस, फिर मन धक्का मारे। फिर भाई मन कोडे होकर देखी लाइट चस रही थी, लाइट जल्दी थी। मैं भाई लाइट चस रही कोई तो कोई है और। फिर भाई मैंने जंगलान में धक्का मारा, जब टकरे जब ये बाढ़ के इकट्ठे हुए सारे और जब उतारे। हरीश की मौत के बाद उसके फोन पर आए धमकी भरे कॉल और मैसेज के साथ ही पता चला कि परिवार की कई लोगों को हरीश का नाम लेकर फोन किया गया। इसके बाद ही परिवार को ये शक हुआ कि ऐसे फोन और धमकियों से परेशान होकर ही हरीश ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा। तब परिवार ने पुलिस को उन नंबरों के स्क्रीनशॉट दिए जिनसे वसूली के लिए फोन आते थे। जांच में पता चला कि हरीश ने एक चीनी ऐप के जरिए सिर्फ 3000 रुपए का लोन लिया था और इसी लोन को लेकर हरीश को ब्लैकमेल किया जा रहा था। हरीश नंदकिशोर फ्रॉड करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया। हरीश हो गया, हरीश के नाम नंदकिशोर इनके पापा का नाम है, और फ्रॉड उन्होंने बीच में लिख दिया। और उन्होंने कहा फोटो ग्रुप में हरीश की फोटो लगाई हुई है, और उन्होंने लिखा है कि देखो अब मैं कहाँ इसको किस किस को इस ग्रुप में ऐड करती हूँ। तो इससे यही पता चल रहा है हमें कि उसको सोशली और मेंटली हरास किया जा रहा था सर। और जिस वजह से उसने आके कि कहीं मेरी बदनामी या मेरी बेइज्जती न हो जाए, उसने ये कदम उठाया था। हरीश के माता पिता का कहना है कि उनका बेटा मानसिक तौर पर बहुत मजबूत था। ऐसे में अगर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है तो जाहिर तौर पर उसे हद से ज्यादा परेशान किया गया होगा। पुलिस की तैयारी थी उसके, फिर एक्सीडेंट हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया था जी इसका, फिर छोड़ दिया उसने। फिर अपना काम स्टार्ट किया था जी इसने, लोकी खराद बाइक का काम। आया नगर में दुकान है उसकी, उस पर काम करता था जी वो। 10-25 तारीख की लास्ट थी जी इसकी। मैं तो ये कहती हूँ जैसे मेरे लड़की के साथ हुआ है ना, ऐसे किसी के साथ ना हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए मुझे। हरीश के परिवार के मुताबिक उसके फोन में जो लोन ऐप डाउनलोड था उसका नाम है क्रेडिट बी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरीश को धमकी भरे फोन करने वाले लोग लोन देने वाले किस ऐप से जुड़े थे, क्योंकि लोन की वजह से जान देने का यह अकेला मामला नहीं है। हरीश उन सैकड़ों लोगों में से एक था जो चीनी ऐप के मकर जाल में फंस चुके हैं। बिना किसी गारंटी, बिना किसी दस्तावेज के लोन का लालच देने वाले ये ऐप कैसे काम करते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग इन चीनी ऐप के जंजाल में फंसे हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई लोग सामने आए जिन्होंने ऐप के जरिए सिर्फ 5-6 हजार रुपए का लोन लिया था, लेकिन अब वो लोन लाखों में पहुंच चुका है और उसकी वसूली के लिए उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको इन लोगों के चेहरे इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन इन लोगों की बातों को सुनना इसलिए जरूरी है जिससे आप ये समझ सके कि किस तरह से चीनी ऐप लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। कैश पोस्ट नाम की एक ऐप है जिसके लड़के ने मुझे पहले तो गालियां बकी, मुझे व्हाट्सएप पे गंदे गंदे बातें लिख के भेजी, और उसके बाद उनका ही 10 दिनों बाद उनका ही एक फिर से कलेक्शन एजेंट कॉल करके बताया हम आप पेमेंट कब करोगे, नहीं करोगे ये बताओ, वरना हमारे पास सेम वही तरीका है, हम आपको कॉल करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, आपके रेफरेंसेस पे कॉल करेंगे, फिर आपको गलत फील होगा। मतलब एक तरीके से
आप ये समझ लीजिए डराया गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप करवा दीजिएगा ये पेमेंट, अन्यथा हमको ये करने पे मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी धमकियों से परेशान होकर इस शख्स ने लोन देने वाली दूसरी ऐप से कर्ज लिया और इस तरह वो कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले एक शख्स को लॉकडाउन के समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इंटरनेट पर जल्दी से जल्दी लोन लेने वाले ऐप ढूंढे, जिनमें से एक ऐप से उन्होंने 5,000 रुपए लोन लिया, लेकिन 5 दिन बाद से ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गयी। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर मेंशन होती है कि हम आपको 91 डेज के लिए लोन देंगे, मिनिमम 91 डेज, मैक्सिमम 180। बट जब आपका डिसबर्सल टाइम आता है तो जहाँ पे मेन ओके करना होता है, वहाँ पे आप जब जैसे ही ओके करते हो, आप ओके मत भी करो, जैसे ही आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिक अमाउंट आपके में डिसबर्स हो जाता है। उसके बाद आपके पास दिख जाता है कि 7 डेज़ का टाइम पीरियड है आपको लोन पे करने का। अब उसको 7 डेज़ में आप नहीं भर पा रहे हो तो फिर उनकी चालू हो जाती है रिकवरी, थ्रेटिंग कॉल्स, मैसेजेस, गाली जैसे वर्ड्स, गालियों पे कॉल पे गालियाँ, और इतनी गंदी कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। बट लेवल ऑफ हैरेसमेंट इनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, फिर अपने आप को बचाने के लिए आदमी यही करता है, यार एक काम करते हैं, फिनिश हो जाते हैं, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इस तरह की धमकियां देने से पहले इन लोगों के फोन पर लीगल एक्शन लेने वाले मैसेज भेजे जाते हैं और कुछ ही देर में बाद गाली गलौज तक पहुंच जाती है। चीनी ऐप स्कैम के शिकार लोगों ने हमें अपने फोन पर आए धमकी भरे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हमारे पास ऐसे ही एक धमकी भरे कॉल का ऑडियो भी मौजूद है, उसमें भी वसूली करने वाले लगातार गालियां दे रहे हैं। दरअसल ऐप के जरिए लोन देने का पूरा रैकेट गैर कानूनी तरीके से चलता है। इसके शिकार वही लोग बनते हैं जो बैंक या गैर बैंकिंग संस्थानों की कागजी कार्रवाई से बचने के लिए आसान तरीके से लोन लेने की फिराक में रहते हैं। ऐसे लोग जैसे ही प्ले स्टोर पर लोन ऐप की तलाश शुरू करते हैं तो उनके सामने एक लंबी लिस्ट आ जाती है, लेकिन इनमें से कौन असली है और कौन फर्जी, ये फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इंस्टेंट लोन देने वाले चीनी ऐप को डाउनलोड करते ही सबसे पहले ये शर्त स्वीकार कराई जाती है कि ऐप उनके पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट का डाटा ले सकती है। इसके बाद सिर्फ बैंक स्टेटमेंट और आधार की कॉपी अपलोड करने की कुछ ही मिनटों में लोन की रकम बैंक अकाउंट में डाल दी जाती है। मैंने ऐसे सर्च किया तो उस टाइम तो मुझे जो बैंकिंग है उनसे तो नहीं मिल पाया, तो फिर उसके हिसाब से मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह ऐड आने लगे और उसके फिर मुझे इंस्टा वगैरह पे ये ऐप के प्रमोशन ऐड दिखे तो मैंने उनके थ्रू अप्लाई किया और जो मुझे फर्स्ट अमाउंट अप्लाई किया था वो अराउंड 4.5-5 का अप्रूव हुआ था और मेरे अकाउंट में 3200 से 2800 के आसपास आया था। फिर इनको रिपेमेंट पैसा मेरे पास नहीं जुट पाया 7 दिन बाद, क्योंकि इनका ड्यूरेशन 7 दिन होता है। लेकिन इनके ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम 30 दिन से लेके 120 दिन तक का लोन देते हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट होता है 20% से लेके मैक्सिमम 35%। और लेकिन ये लोग इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। बिना किसी गारंटी के लोन देने का एक कारोबार चीन में शुरू हुआ था। अब ये गैर कानूनी धंधा भारत के कई शहरों में फैल चुका है। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु में ऐप के कॉल सेंटर चलते हैं। चीन के नियंत्रण वाले इन ऐप्स के लिए भारतीय लोग काम करते हैं। इस तरह के ऐप से दिए गए लोन पर 35 से 50% तक ब्याज वसूला जाता है। ये ब्याज महीने, हफ्ते, यहाँ तक कि दिन के हिसाब से भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप से लोन का ये गोरख धंधा करीब 21,000 करोड़ का है और ये फर्जीवाड़ा करने वाले 500 से ज्यादा चीनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। हमारी पड़ताल में कई ऐसे ऐप सामने आए जैसे कैश मामा, धनाधन लोन, कैश ऐप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, कैश मंकी, कैश एलिफेंट, क्विक कैश, लोन जोन और इंस्टा रुपए लोन। ऐसे चीन ऐप न सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं बल्कि उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। विशाखापट्टनम के रहने वाले संतोष कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने चीनी ऐप के जरिए लोन लिया। इसके बाद वो उस लोन के जाल में उलझते चले गए। उन्हें भी लोन वसूली के लिए धमकियां दी जाने लगी। वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली।
संतोष ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो बनाकर ये बताया कि उन्हें किस तरह परेशान किया जा रहा था। I am decided to do suicide. हैदराबाद के रहने वाले चंद्रमोहन ने भी कलेक्शन एजेंट से मिल रही धमकियों के कारण आत्महत्या कर ली। परिवार के मुताबिक छोटे से लोन के लिए उन पर बहुत ज्यादा ब्याज लगाया गया और फिर उसे भरने के लिए दूसरे ऐप से लोन लेने का दबाव बनाया गया। इस पूरे स्कैम को लेकर तेलंगाना में अब तक 1 महीने के भीतर 5 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि जब आप इंस्टेंट लोन के लिए ऐप डाउनलोड करते हैं तो इस लोन ऐप के साथ साथ आपके गैलरी में मौजूद तमाम प्राइवेट फोटोज और आपके कॉन्टैक्ट्स पर उनकी पूरी तरह से नजर रहती है और उनकी पूरी जानकारी उन तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अगर आप इस लोन को नहीं चुका पाते और थोड़ा बहुत भी अगर लेट कर देते हैं तो वो इन प्राइवेट फोटोज और कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, आपके कॉन्टैक्ट्स तक आपके तमाम प्राइवेट फोटोज और साथ ही आपको फ्रॉड बताकर आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेज देते हैं। यहाँ तक कि ये मेंटल टॉर्चर और धमकियाँ इतनी ज्यादा हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक सोचने को मजबूर हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि इन ऐप से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बेंगलुरु के आरिफ इकबाल ने भी अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया था, लेकिन अपनी बेटी को देखकर वो रुक गए। आरिफ को भी चीनी ऐप के वसूली एजेंट ने बुरी तरह प्रताड़ित किया था। हम आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम अभी कॉल करने वाले हैं और आपको उनको एक मैसेज भी डालने वाले हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना पेमेंट करें। अगर हमने आधा घंटा और लेट कर तो समझो वहाँ से आपका हरासमेंट चालू हो गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, पूरा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे 10-15 लोगों का। उसके अंदर आपको टोटली जितने भी लोग हैं उन लोगों को वो लोग जो हैं बताएंगे ये डिफ़ॉल्टर है, ये चोर है, इनसे कोई संबंध मत रखिएगा, आपको भी ये हानि कर सकता है फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और इनका हरासमेंट और गाली गलौज इतना गंदा होता है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब एक लड़की होके कोई भी मतलब इतनी गंदी गालियाँ दे सकती है, माँ बहन की गालियाँ। कर्ज के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाने वाले चीनी ऐप न सिर्फ ज्यादा ब्याज वसूलते हैं बल्कि कर्ज देने की भारी फीस भी लेते हैं। 5,000 का कर्ज लेने वाले को सिर्फ 3,820 रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि 1,180 रुपए कर्ज की फीस होती है, जबकि बैंक या NBFC से 5 लाख तक के लोन की 5,000 से भी कम फीस देनी पड़ती है। RBI को जून 2020 में ऐसे चीनी ऐप्स की जानकारी मिल गई थी। RBI ने ऐसे ऐप से लोन न लेने के लिए बयान भी जारी किया था। 2007-2008 में जो RBI के पहली गाइडलाइंस आई थी फेयर कोड प्रोसीजर की, उसमें उन्होंने लोन अप टू 2 lakhs रखा था। दे स्टार्टेड द फेयर कोड प्रैक्टिस फॉर दी 2 lakhs, 2 लाख से ऊपर वालों के लिए। उसका फ़ायदा उठा के ये ऐप डेवलप हुई हैं और इसमें 2 लाख से नीचे के लोन दिए जाते हैं ताकि वो RBI के सर्कुलर में कवर ना हो। हालांकि RBI ने अभी 23 दिसंबर 2020 को एक RBI ने कॉशन जारी की है, प्रेस रिलीज जारी किया है, जिस पे उन्होंने अपने 2 लिंक भी दिए हैं, जिससे कि किसी को भी इस बारे में कोई शिकायत है तो डायरेक्टली RBI को कंप्लेन कर सकता है। गैर कानूनी तरीके से चलने वाले चीनी ऐप से बचने के लिए लोगों को खुद भी सावधानियां बरतनी होंगी। किसी भी ऐप को डाउनलोड करते वक्त उसकी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें। ऐप को अपने फोन का पर्सनल डाटा लेने की अनुमति ना दें। लोन लेने के लिए बैंक या NBFC के ऐप पर ही जाएं। लेकिन जितनी जिम्मेदारी आम लोगों की है उतनी ही जवाबदेही सरकार की भी है। जिस तरह से पिछले साल कई चीनी ऐप्स को भारत में बंद किया गया था, उसी तरह गैर कानूनी तरीके से लोन बांटने वाले इन चीनी ऐप्स को पहचान कर इन्हें भी जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। अगर आप हमारी राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।